हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैम टीवी। बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म कर दिया। हर एक प्रकार के ऑर्डर पढ़ लिए, हर एक प्रकार के लॉ पढ़ लिए, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इंटीग्रेटेड रेट लॉ, एक्सेप्शन केसेस पढ़ लिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर जो था वो क्लियर, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है उसका इंफॉर्मेशन ले लिया। अब आखिरी दो टॉपिक बचे हैं, उसके अंदर हमें एक टॉपिक में डिटेल्ड में 4 डिफरेंट टाइप के ग्राफ पढ़ने हैं, जिसके अंदर हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों रिएक्शन होते हैं, उनके अंदर किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी इफेक्ट करती है। और आखिरी लेक्चर के अंदर हम आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और वो क्या है डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन ये दो लेक्चर के अंदर चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। बट आज का जो लेक्चर है वो कुछ बच्चों के डाउट्स भी है, और डाउट के साथ साथ आज मेन उस डाउट के अंदर ही कुछ टॉपिक ऐसे है जो टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ा दिए है, लेकिन आखिरी के जो दो टॉपिक है हमारे, जो आर्हेनियस इक्वेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंस टर्म जो है, वो टर्म्स पढ़ने के लिए हमें खास आज फैक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने एक बार आपको फैक्टर लिस्ट आउट करवाए थे हमारे इनिशियल लेक्चर के अंदर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो आज लेक्चर छोटा सा रहेगा, लेकिन इस लेक्चर के अंदर बहुत सी काम की चीजें होगी जो आपको अगले दो लेक्चर में काम में आएगी। तो आज का लेक्चर खास ध्यान दीजिएगा और सारी बातों को नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सो टाइटल लगाइए बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा बता दिया था, और एक फैक्टर के बारे में तो हमने इंफॉर्मेशन ले भी ली। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इसका डिस्कशन किया था, तब मैंने आपको बताया था धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे और डिटेल करते जाएंगे। और ऑर्डर जिसमें पढ़े हम, ऑर्डर जितने भी टाइप के ऑर्डर्स पढ़े, वो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंस टर्म थे, जहां पे हमने नॉर्मल रेट लॉ लिखा था। क्लियर? तो वो जो है वो फर्स्ट फैक्टर हमने पढ़ लिया। फर्स्ट कौन सा फैक्टर था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर ना? ये जिसके बारे में डिस्कशन हो गई कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड्स रहता है। जितनी आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि जितनी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे उतना कोलिजन बढ़ेगा, जितना कोलिजन बढ़ेगा उतना फटाफट से रिएक्शन होगा। उसका एक नॉर्मल टर्म जो हमने डिराइव किया था, जैसे कि कोई भी इक्वेशन के लिए मैं क्या लिखता था कि मेरा जो रेट है, रेट आप उसको स्मॉल r से डिराइव करते थे, रेट इज इक्वल टू लिखते गया कि रेट के नॉर्मल रेट लॉ अगर लिखना चाहूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, सपोज ए। क्लियर ना? हम इक्वेशन को भी ए गिव्स बी, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, पावर n। क्लियर? तो ये जो n था, वो n के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो एक्सपेरिमेंटली डिराइव होता है, और उसकी वैल्यू जो है वो n की वैल्यू ऑर्डर, n जो है वो ऑर्डर डिसाइड करता है। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस जब पढ़ा है तब मैंने बताया था कि ऑर्डर चाहे कोई भी हो सकता है, नेगेटिव, फ्रैक्शन या पॉजिटिव, बट जीरो भी हो सकता है। बट मॉलिक्यूलरिटी कभी वो हो नहीं सकती, मॉलिक्यूलरिटी या 1 या 2 या 3 हो सकती है, ठीक है। इस बात को बच्चों ध्यान रखना। यहाँ पे मैं जनरली बोल रहा हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन, वो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ये रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि रेट देखिए, रेट जो है आप नॉर्मली n की जगह पे आप जीरो और नेगेटिव साइन ना रखे, अगर जीरो और नेगेटिव साइन, बच्चों ध्यान से समझिएगा, ना रखे। क्लियर? और पॉजिटिव साइन यहाँ पे आप रखते हो तो आप देख सकते हो कि वहां पे 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी लिखो, तो वो जो ऑर्डर होगा वो कॉन्सेंट्रेशन के डिपेंड्स पे चलेगा। क्लियर ना? तो ये जो रेट है वो किसके ऊपर चलेगा? कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर चलेगा। यानी कि जितनी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी उसके डिपेंड पे उसका रेट चलेगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ेगा। कब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा? कब? जब आपकी रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, क्या? रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी। यानी जितनी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्लियर ना? आप यहाँ पे जीरो और नेगेटिव, तो ये बात जो है वो आप कह सकते हो कि हर एक केस में लागू नहीं होती है, बट आप यहाँ पे जनरली लिख सकते हो कि जनरल केसेस के अंदर जनरली, क्योंकि देखो जीरो लिखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे किसी का पावर 0 1 मतलब कि कांस्टेंट के डिपेंड पे चलेगा। नेगेटिव साइन लिखोगे तो इनवर्स हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव साइन,
पॉजिटिव। बच्चे यहाँ पे डाउट निकालते हैं सर नेगेटिव साइन लगाएंगे तो 1/, हो जाएगा, मतलब कि वो तो इसके इनवर्स चलने लगा। बट हम 95% केसेस के अंदर वहां पे पॉजिटिव की साइन लगाते हैं, मतलब कि पॉजिटिव नंबर लगाते हैं, नेगेटिव नंबर नहीं लगाते ऑर्डर को डिसाइड करने के लिए। सो जनरल केसेस के अंदर मींस मोर देन 95% केसेस के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने के साथ। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, आप जितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर? तो ध्यान रखना बच्चों इस बात को खास। ओके, इन शॉर्ट हमने इसके बारे में तो इन्फॉर्मेशन ले ली है। देन आफ्टर कंसंट्रेशन के बाद हम अगर सेकंड देखते हैं तो वो सरफेस एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है। मींस सरफेस एरिया ऑफ अब रिएक्टेंट, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट को ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था, सॉल्यूशन में तो बहुत डिटेल में किया था कि सरफेस एरिया जितना बढ़ता है, सरफेस केमिस्ट्री में भी हमने डिटेल में इसका स्टडी किया, सरफेस एरिया जितना बड़ा हो उतना रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। सीधी सी बात है ना, एक नॉर्मल सी बात है कि आप एक लकड़ा ले लो, लकड़े को आप जला रहे हो और उसी लकड़े का आप सॉल लेते हो, तो कौन स्पीड से जलेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। क्लियर ना? सरफेस एरिया जितना बढ़ता है उतना रिएक्शन होने के लिए सरफेस का जो कांटेक्ट होता है ना वो बढ़ जाता है। सही है ना? जैसे नॉर्मल एक आप लकड़े को जला रहे हो तो उसकी जो सरफेस है, सिलिंड्रिकल सरफेस, समझना, वो सिलिंड्रिकल सरफेस उसके टच में आ रही है। लेकिन जब आप उसको 3-4 पार्ट में, या मान लो आप इतने से टुकड़े को आपने 50 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया छोटे छोटे, तो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया, यानी कि उसका जो रिएक्शन होने की कांटेक्ट की सरफेस की जो कांटेक्ट है वो कितना बढ़ गया, बहुत सारा कांटेक्ट होगा ना, यानी फटाफट से रिएक्शन होगा। क्लियर? सो सरफेस एरिया आप जितना बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। क्लियर? तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा खास, क्या, जितना आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे, जितना सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इन द सेंस आप लिख सकते हो स्पीड, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। बच्चों ध्यान रखना इस बात को खास, क्या, जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। एग्जांपल आपके पास बहुत सारे हैं, आप इतना बड़ा एक शुगर का कोई टुकड़ा लो, बड़ा शुगर जो आता है वो, उसको आप पानी में मेल्ट करते हो, सॉरी डिसॉल्व करते हो, और एक नमक होता है, शुगर जो होता है उसको करते हो, और एकदम पाउडर फॉर्म वाला नमक होता है उसको करते हो। कौन स्पीड से होगा? जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही फटाफट से डिसोल्यूशन होगा, मतलब एकदम बारीक जो पाउडर फॉर्म होगा वो फटाफट से हो जाएगा। मतलब कि ये चीज तो इवन हमने डिस्कशन कर ली है, तो ध्यान रखना खास कि जितना सरफेस एरिया रिएक्टेंट का बढ़ाओगे उतनी रिएक्टेंट अपनी स्पीड फटाफट प्रोडक्ट की साइड करेगा, मतलब कि फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा और उसके साथ ही वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रखना खास बच्चों। देन आफ्टर मेन तीसरा पार्ट जो है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। तो नेचर के ऊपर भी रिएक्टेंट खास मेन डिपेंड्स रहता है कि कौन से टाइप का नेचर होना चाहिए रिएक्टेंट का जिससे रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होती है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक्चुअल में ये है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से कौन से टाइप का नेचर, अगर क्वेश्चन आता है थोड़ा टेस्ट करके तो भी आप उसको लिख सकते हो। भाई फर्दर कैटेगरी का हम डिवाइड करें कि भाई नेचर तो बहुत सारे नेचर हो सकते हैं भाई, जैसे कि भाई मैं उसको सबसे पहली कैटेगरी में डिवाइड करूं तो जैसे मैं लिख देता हूं फेज के डिपेंड्स पे बात करें हम, क्लियर ना, रिएक्टेंट के फेज के डिपेंड पे अगर हम अलग अलग सोचे कि भाई सॉलिड स्टेट वाला जो रिएक्टेंट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कैसे इफेक्ट करेगा, मतलब एक प्रकार का नेचर ही हुआ। लिक्विड वाला कैसे करेगा, गैसियस वाला कैसे करेगा, वैसे ही फेज के ऊपर, यानी फेज के अंदर 3 कैटेगरी कर देंगे हम। क्लियर? तो 3 कैटेगरी में पहली कैटेगरी आप लिख देते हो सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैसियस। क्लियर? देन दूसरा, चलो भाई ये फेज के डिपेंड्स पे तो बात हो गई। अब दूसरा जैसे कि भाई मेरा रिएक्शन जो हो रहा है वो कौन से टाइप का हो रहा है, मेरा रिएक्शन है वो होमोजीनियस हो रहा है या हेटेरोजीनियस हो रहा है, यानी कि सेकंड में उसको डिराइव कर सकता हूं टाइप ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे मैं उसको डिवाइड कर देता हूं। भाई मैं अगर होमोजीनियस रिएक्शन करवा रहा हूं कि मैं अगर हेटेरोजीनियस रिएक्शन करवा रहा हूं तो भी रिएक्टेंट के नेचर के ऊपर डिपेंड, नेचर ही हुआ ना एक प्रकार का रिएक्टेंट का नेचर, भाई जो भी रिएक्टेंट है वो होमो में है या हेटेरो में, कौन से टाइप में। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट वो है
उनकी स्टेबिलिटी, क्या आप केमिकल कह सकते हो, जैसे जैसे ये जो है वो फिजिकल है ना फेस, वैसे केमिकल यानी कि केमिकली रिएक्टिविटी लिख सकते हो, केमिकल रिएक्टिविटी, या तो आप लिख सकते हो केमिकल स्टेबिलिटी। क्लियर, केमिकल रिएक्टिविटी या केमिकल स्टेबिलिटी के डिपेंड पे वो कैसे काम करेगा। रेडी, यहाँ पे 3 टुकड़े कर दिए मैंने कि फर्स्ट रिएक्टेंट है जो उसका नेचर, उसको नेचर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सॉलिड वाला हो सकता है, लिक्विड वाला हो सकता है, गैसियस हो सकता है, होमोजीनियस टाइप हो सकता है, हेटेरोजीनियस हो सकता है, केमिकली कैसे रिएक्ट कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इतने सारे टाइप के नेचर हो सकते हैं मेरे रिएक्टेंट के। क्लियर, तो क्या क्या चेंज आ सकता है, देखिए सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं, सॉलिड स्टेट की, तो सॉलिड स्टेट के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं आप लोग जानते हो, मॉलिक्यूल एकदम पास पास में और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है, मतलब उसको रिएक्ट करने में कोई दूसरे रिएक्टेंट के साथ एज कंपेयर टू लिक्विड क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत होगी, और एज कंपेयर टू गैसेस ज्यादा दिक्कत होगी। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है वो बहुत एकदम नजदीक नजदीक होते हैं। क्लियर, और ये मॉलिक्यूल इसकी कंपेयर में थोड़े दूर गैसेस में और दूर होते हैं, मतलब जितने रिएक्टेंट दूर होते हैं उतने फटाफट से प्रोसेस हो जाएगी, बराबर। यानी कि ये जो गैसियस होगा उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, गैसियस मॉलिक्यूल जो होंगे, टाइप ऑफ रिएक्टेंट मतलब गैसियस रिएक्टेंट जो होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम। इसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसका होगा एज कंपेयर टू गैसियस कम, लेकिन सॉलिड के कंपैरिजन में ज्यादा, मतलब कि आप इसको कह सकते हो मैक्सिमम तो नहीं कहते लेकिन हायर कह सकते हो। क्लियर, मैक्सिमम नहीं कह सकते हो, मैक्सिमम मींस गैसियस का सबसे ज्यादा होता है, देन लिक्विड का थोड़ा होता है हायर, देन सॉलिड का रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है। क्लियर, सॉलिड का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कम। अब इस तीनों की कंपैरिजन में अगर आप लिखना चाहो तो ये चीज आ सकती है ट्विस्ट करके। क्लियर, कि सॉलिड जो होता है सबसे कम, देन आफ्टर लिक्विड एंड देन आफ्टर गैसियस। क्लियर, तो ये टाइप का आप एक इंग्लिश मॉडल ले सकते हो कि सॉलिड स्टेट की कंपैरिजन में, लिक्विड की कंपैरिजन में गैसियस का जो रिएक्ट करने का टेंडेंसी होता है वो ज्यादा होता है, मतलब कि ये फटाफट से रिएक्ट करेगा, मतलब कि गैसियस जो होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा, फिर लिक्विड का उससे कम और सॉलिड का उससे भी कम। और हालांकि तीनों का रेट ऑफ तीनों तीन इफेक्ट तो करते ही है, आप रिएक्टेंट के नेचर के डिपेंड पे पढ़ रहे हो तो ये तीनों तीन इफेक्ट तो करेंगे ही, सॉलिड भी इफेक्ट करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाएगा सॉलिड भी, लिक्विड भी बढ़ाएगा, गैसियस भी बढ़ाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा होगा तो वो चीज बढ़ेगी। लेकिन इंडिविजुअल तीनों की कंपैरिजन अगर आप करते हो तो गैसियस का जो कंसेंट्रेशन होता है, माफ कीजिए, गैसियस स्टेट में जो रिएक्टेंट होता है वो रिएक्टेंट उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, मतलब वो फटाफट से रिएक्ट करेगा। क्लियर, और उसकी कंपैरिजन में लिक्विड, इसके कंपैरिजन में सॉलिड कम करेगा। ओके, तो ये तीन ध्यान रखिएगा खास। देन आफ्टर हम बात करें अगर होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस की, तो होमोजीनियस हेटेरोजीनियस में देखिए एक जैसे, होमो मतलब कि आप लोग पढ़ गया है, एक जैसे अगर प्रोसेस करते हैं। अब आप सोचो जैसे लिक्विड लिक्विड प्रोसेस कर रहे हैं और उसकी कंपैरिजन में सॉलिड लिक्विड प्रोसेस कर रहे हैं। मैं आपको एक डिसोल्यूशन प्रोसेस का एग्जांपल देता हूं कि एक वाटर ले लीजिए आप और मिल्क ले लीजिए, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं। क्लियर, तो वाटर और मिल्क दोनों को मिक्स, या आप ठंडा पानी या गर्म पानी ले लीजिए, दोनों मिक्स कर रहे हैं, दोनों लिक्विड स्टेट में ही है, दोनों मिक्स हो रहे हैं। और उसी की कंपैरिजन में नमक ले लीजिए जो कि सॉलिड स्टेट में है, और आप पानी ले लीजिए, तो सॉलिड लिक्विड को आप मिक्स करवा रहे हैं और लिक्विड लिक्विड को मिक्स करवा रहे हैं, किसकी प्रोसेस सबसे स्पीड में होगी, तो लिक्विड लिक्विड की होगी। यानी कि होमोजीनियस जो होंगे एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस, होमोजीनियस जो होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, उनका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ये भाई का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। क्लियर ना, क्यों, क्योंकि ये जो है वो होमोजीनियस मतलब क्या, एक जैसे होते हैं, गैसियस गैसियस फटाफट से मिक्स हो जाएंगे, लिक्विड लिक्विड फटाफट से मिक्स हो जाएंगे। क्लियर, सो होमोजीनियस टाइप का अगर मेरे पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट जो होंगे सारे हों मतलब एक ही फेज में होंगे, सेम फेज कह सकते हो आप, एक फेज में होंगे, गैसियस गैस N2 + H2 दोनों एक ही फेज में मिक्स होगा, फटाफट से अमोनिया मिल जाएगा। क्लियर, इन शॉर्ट ये एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सेम फेज वाले रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ प्रोसेस करेंगे, आप उसको डिपेंड्स ऑन फेज भी कह सकते हो, सेम फेज, डिपेंड्स ऑन फेज। यहाँ पे देखिए फेज, यहाँ पे डिपेंड्स ऑन फेज और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, मींस होमोजीनियस रिएक्शन हो रहा है या हेटेरोजीनियस रिएक्शन हो रहा है, उसके डिपेंड पे काम चलेगा। ठीक है, सो ध्यान रखना खास, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। अब केमिकल स्टेबिलिटी की ओर आते हैं। केमिकल स्टेबिलिटी क्या है, देखिए किसी भी रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट की खुद की भी स्टेबिलिटी होती है। क्लियर, वो खुद भी स्टेबल होता है, वो जितना स्टेबल होगा उतना वो रिएक्ट करेगा नहीं। सही बात है ना, जैसे मैं नॉर्मली बात समझाऊं कि
आप एक आयरन का टुकड़ा ले लो और एक गोल्ड का टुकड़ा ले लो, क्लियर। दोनों को आप पानी के अंदर भिगो के बाहर निकाल दो। कुछ टाइम बाद आयरन का टुकड़ा उसको जंग लग जाएगा, वो रस्ट हो जाएगा। ये भाई जो होंगे वो रस्ट नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करता, ये इनर्ट है, नोबल है और ये रिएक्टिविटी दिखाता है। क्यों भाई? देखो वो भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर दोनों की कंपैरिजन में ये भाई ज्यादा स्टेबल है, गोल्ड ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्टिविटी दिखाता है। तो केमिकल रिएक्टिविटी यानी कि स्टेबिलिटी, उसके साथ रेट ऑफ रिएक्शन तो उल्टा ही चलेगा। जितना आपको स्पीड चाहिए, समझना, गोल्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर वो स्टेबल होगा तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, और रिएक्ट नहीं करेगा तो स्पीड कैसे बढ़ाएगा प्रोसेस की? भाई यहाँ पे हमें प्रोसेस क्या करनी थी? हमें प्रोसेस करना था भाई जंग लगाना था, मतलब रस्ट करना था दोनों को रस्ट करने के लिए दोनों को सेम टाइम में मैंने पानी में डुबो के बाहर रख दिया, तो वो भाई कुछ रस्ट नहीं होगा। लेकिन इसको रस्ट होते हुए फटाफट 5 दिन बाद देखो ऐसा मिलेगा, ये थोड़ा बहुत रस्ट हो गया होगा, यानी कि इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, ये भाई स्टेबल है, क्लियर। तो जितना स्टेबल कंपाउंड होगा, जितना स्टेबल रिएक्टेंट होगा, उतना उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा नहीं होगा। मतलब कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, केमिकल स्टेबिलिटी आप कह सकते हो, वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ क्या करेगी? इनवर्सली चलेगी। क्या? 1 केमिकल स्टेबिलिटी, आप ऐसा लिख सकते हो, 1 केमिकल स्टेबिलिटी, यानी कि जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे बच्चे बहुत मिस्टेक करते थे, केमिकल स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी फटाफट हो जाएगी, फटाफट रिएक्ट कर देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ेगा, सही है। बट मैंने इसलिए ब्रैकेट में स्टेबिलिटी लिखा कि ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है रिएक्टिविटी, बट स्टेबिलिटी मेन है। स्टेबिलिटी मतलब क्या? कोई भी रिएक्शन की इंडिविजुअल स्टेबिलिटी। भाई मैं जितना स्टेबल होऊंगा उतना मैं फटाफट से रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं जितना एक्टिव होऊंगा उतना मैं फटाफट प्रोसेस करूंगा, सही है ना? यानी कि जितनी मेरी एक्टिविटी ज्यादा होगी उतना मैं फटाफट से प्रोसेस खत्म कर दूंगा। ओके, सो केमिकल स्टेबिलिटी, जितना मैं ज्यादा स्टेबल होगा मैं बैठा रहूंगा, मैं प्रोसेस करूंगा ही नहीं। मतलब कि गोल्ड स्टेबल होता है तो वो प्रोसेस का रेट नहीं बढ़ा सकता, वो प्रोसेस का रेट बढ़ा देगा, तुरंत रस्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों। क्या? केमिकल स्टेबिलिटी वो रेट ऑफ रिएक्शन के साथ इनवर्स चलती है। ये 3 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड अलग अलग ब्रीफ में कर दिया है डिवाइड, कि नेचर होता है रिएक्टेंट का, वो रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से इफेक्ट करता है। ये पॉइंट बहुत छोटे छोटे हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, बट बच्चे इसको नेगलेक्ट करते थे, पढ़ते नहीं हो, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अलग से इसका एक छोटा सा लेक्चर मैंने बना दिया है कि आपको समझ में आए कि फैक्टर होते हैं वो भी किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना खास। और दूसरी एक बात यहाँ पे कि भाई जैसे कि मुझे फेज, ये दोनों फेज के ही टॉपिक, आप ऐसा कह सकते हो, दोनों फेज ही है ना, ये भी डिपेंड्स ऑन फेज चल रहा है, सेम फेज वाले डिफरेंट फेज वाले, ये भी फेज है। तो भाई इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके मुझे भाई बेस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने वाला कोई दिखे तो आपको देखो, होमो और गैसियस मॉलिक्यूल हो और वो भी होमोजेनियस हो। देखो लिक्विड लिक्विड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन हाई है, लेकिन एज कंपेयर टू गैसियस कम है। यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब माफ कीजिए, होमोजेनियस रिएक्शन होना चाहिए और साथ में ही वो गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। अगर होमोजेनियस भी है और गैसियस फेज में है तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन कहा जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए। क्लियर ना? क्योंकि होमोजेनियस है मतलब रिएक्शन तो स्पीड में जाएगा, प्लस गैसियस में मतलब और स्पीड मिलेगी। मतलब ये दोनों अगर एक साथ में किसी रिएक्शन में आपको मिल जाते हैं, ये एमसीक्यू में आता है, 3-4 इक्वेशन लिख के देते हैं किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना, होमोजेनियस फेज सेम होंगे, फेज नीचे दिखाए होते हैं, तो वो जो होमोजेनियस प्लस गैसियस होंगे उनका रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम होगा एज कंपेयर टू दिस वन। ओके, ध्यान रखना बच्चों, अभी भी 2 फैक्टर पढ़ने हैं और वो 2 फैक्टर के डिपेंड पे ही हमें आगे की थियरी पे जाना है। मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो और आर्हेनियस इक्वेशन है वो पहले फटाफट से लिख दीजिए, उसके बाद वो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ। छोटे छोटे टॉपिक है वो भी, सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देनी है फिलहाल, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना ही है। लेकिन यही इस लेक्चर का मेन एम यही है, इसके बाद के जो 2 टॉपिक है उसके बारे में मुझे आपको खास समझाना है, क्योंकि आपको पता चले कि नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है। ठीक है, फटाफट से लिख दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन आफ्टर 4th फैक्टर की बात करते हैं जो बहुत काम का है बच्चों। टाइटल लगाइए 4th नंबर, कैटलिस्ट। देखिए कैटलिस्ट के बारे में सुनते ही आप लोग दिमाग में आ जाता है कि सर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा कैटलिस्ट डालते ही, सही है, क्लियर। बट उसके पीछे का रीजन जानना जरूरी है, क्योंकि कैटलिस्ट का काम है प्रोसेस को स्पीड देना। सो आप वो चीज यहाँ पे नॉर्मली लिख देते हो कि मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो। लेकिन
कैटालिस्ट डालते हो तो जैसे ही कैटालिस्ट आप ऐड करते हो वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ तो आपको ज्यादा पता चले, क्योंकि भाई ये रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा, मेरा रेट बढ़ जाएगा। क्लियर, नॉर्मल है। पर हमें जो अगला टॉपिक पढ़ रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा क्योंकि उसके अंदर ये चीज सीखनी है खास। देखिए एक्चुअल में जब कोई रिएक्शन होता है, पहले समझाऊं आपको मैं, जैसे कि ये ए है, वो ए में से उसको बी में कन्वर्ट होना है। क्लियर, ए में से उसको बी में कन्वर्ट होना है। कोई भी नॉर्मल एग्जांपल ले, पहले इससे लेते हैं फिर आप लाइव एग्जांपल और लेते हैं। तो ये ए वो एज ए रिएक्टेंट के फॉर्म में है और ये बी जो है वो प्रोडक्ट बनने वाली है। फिलहाल हमारे पास है नहीं, लेकिन वो प्रोडक्ट बनने वाली है। तो ये ए जो है वो जब बी की ओर प्रोसीड होता है, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चालू होता है, तब रिएक्टेंट को कुछ एक ऐसी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, मतलब कुछ एक ऐसे पॉइंट को क्रॉस करना पड़ता है। अब उसको बैरियर नाम दीजिए फिलहाल। वो पॉइंट क्रॉस करते ही वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चालू होता है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आप घर पे जो भी खाना वगैरह पकाते हो, जो भी चीज करते हो, बराबर, वो चीज के जैसे कि हम घर पे कोई भी दाल फ्राई बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर हम जो भी इंग्रेडिएंट डालते हैं, जो भी दाल डाल दिया या नमक मिर्च पानी वगैरह जो भी डाल दिया, सब डाल के क्या ऐसे ही पड़ा रहने दोगे तो दाल बन जाएगी? नहीं बढ़ेगी। आप उसको स्टोव के ऊपर लगा के फिर जैसे आप उसको हीट करना चालू करोगे वैसे ही वो धीरे 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 उबलना चालू होगी और फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। जैसे आप चाय बनाते हो, चाय के जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारी चीजें आप उसमें डालते हो, मतलब कि माफ कीजिए, रिएक्टेंट आपके पास जो है वो रिएक्टेंट आपने मिक्स कर दिया, उसके बाद वो रिएक्टेंट को कुछ एक ऐसी लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद वो क्या होगा, रिएक्टेंट की ओर जाएगा और फिर रिएक्टेंट की ओर माफ कीजिए प्रोडक्ट की ओर जाएगा और प्रोडक्ट की ओर जाने के बाद भी उसको अपनी जैसे मैक्सिमम हायर इंटेंसिटी आ गई, दाल फ्राई बना रहे थे, दाल फ्राई बनना जैसे कि कुकर के अंदर बना रहे हो फॉर एग्जांपल और प्रॉपर बन गया, उसके बाद क्या होगा, आपको ऐसे की ऐसे परोसा जाएगा? नहीं, वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, थोड़ी सी एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब कि प्रोडक्ट बनने के बाद वो एनर्जी क्या करेगा, कम। बच्चों ये जो एग्जांपल दे रहा हूं ना, समझना खास, क्योंकि इसके बाद का टॉपिक एक्टिवेशन एनर्जी मैं इसी बेसिस पे पढ़ाने वाला हूं। समझना क्या कि जब कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड होता है, समझना क्या, जब कोई जैसे मेरे पास ये रिएक्टेंट है वो अपनी प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड होता है, तब एक एनर्जी का लेवल होता है। जैसे कि ये एक बैरियर है, ये एक बैरियर ऐसा है, इस भाई को यहां से जैसे ये अभी डॉट से दिखा रहा हूं, ये बी की ओर उसको जाना है। क्लियर, तो इसको यहां पहुंचने के लिए अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। कहां तक बढ़ानी पड़ेगी, ये पॉइंट तक। जैसे ही ये बैरियर को यहां से वो क्रॉस करेगा उसके बाद वो प्रोडक्ट की ओर प्रोसीड करेगा, मतलब यहां से उसकी प्रोडक्ट बनना चालू हुई, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि यहां तक तो क्या हुआ, जैसे कि यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट मेरे पास थे, फिर मैंने उसको हीट करना चालू किया, मतलब कि उसके साथ कुछ प्रोसेस की इनडायरेक्टली, बराबर। तो हीट करना चालू किया, जैसे ही वो अपनी प्रोसेस दूसरे के साथ वो मिक्सअप होने लगे, जो भी उनकी प्रोसेस हुई वो प्रोसेस होने लगी। पर एक टाइम ऐसा आया जब वो दाल बन के तैयार हो गई, मतलब कि मेरी प्रोडक्ट बन गई, फिर बन गई इन द सेंस वो अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी पे आ गई, फिर धीरे 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 वो अपने प्रॉपर स्टैंड पे आने लगी, मतलब कि जो हमें चाहिए, हमें जो प्रॉपर फॉर्म चाहिए वो फॉर्म हमें मिलने लगा, बराबर। मतलब कि आप इसे कह सकते हो, जैसे आप हेलो आगे चैप्टर पढ़ोगे ऑर्गेनिक का एक हेलोजन हेलो अल्केन कंपाउंड, उसके अंदर ये टॉपिक बहुत डिटेल में दिया गया है। SN1 रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तब आपको मजा आएगा। देखिए नॉर्मल जैसे हम HI बनाते हैं ना, H प्लस I गिव्स HI बनाते हैं। क्लियर, एक्चुअल में ये H2 प्लस I2 है, वो दोनों मिलकर मुझे मिले। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब ये H2 है, समझना, तो ये H के दो मॉलिक्यूल है, फिर ये I2 है, वो I के दो मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों को मैं मिक्स करता हूं तो ये दोनों के पास अपने खुद के बॉन्ड होते हैं। अब होता क्या है, ये जो H और I है उनके बीच में एक पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होता है, यहाँ पे भी एक पार्शियली बॉन्ड फॉर्म होता है। मतलब क्या होता है, वो अपने एक मैक्सिमम लेवल सॉरी प्रोडक्ट की ओर जाने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब ये जो बॉन्ड है वो टूटेगा, ये बॉन्ड है वो भी टूटेगा, और ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने की ट्राई करेगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होने की ट्राई करेगा, बराबर। मतलब कि ये चारों मिलके एक स्टेबल तो नहीं कह सकते, बट एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो कौन से फॉर्म में होगा, हमारे ये पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट पे, बराबर। मतलब प्रोडक्ट की शुरुआत ये फॉर्म आ गया, मतलब धीरे धीरे अब ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, पार्शियली, फिर अचानक से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और ये बॉन्ड पार्शियली होते होते क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। मतलब कि HI का एक मॉलिक्यूल, HI का दूसरा मॉलिक्यूल, मतलब इस तरीके से HI के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बराबर। मतलब क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है, ये बैरियर है ना, बैरियर, उसको एक्टिवेशन एनर्जी का बैरियर कहते हैं। एक्टिवेशन
एनर्जी, क्लियर, वो एनर्जी के बैरियर को उसको क्या करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है। कोई भी रिएक्टेंट हो, वो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की ओर आने के लिए एक प्रॉपर, जैसे मैंने कहा ना कि स्टेबिलिटी, आयरन का टुकड़ा था वो स्टेबल था, लेकिन वो कुछ एनर्जी क्रॉस करेगा, उसके बाद रस्ट होना चालू करेगा, बराबर ना, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस होगी उसके बाद रस्ट होना वो चालू होगा, तुरंत रस्ट हो जाएगा नहीं, मतलब कि एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर सब कुछ टिका है। अब ये कैटालिस्ट भाई क्या करते हैं, जैसे ही आपने कैटालिस्ट डाला तो ये कैटालिस्ट का काम क्या है, यहां से यहां होने के लिए जो इसको इतने बड़े बैरियर की जरूरत पड़ रही थी, अब वो बैरियर क्या कर देगा, छोटा, मतलब ए से बी की ओर इसको जाना है तो ये बैरियर जो इतना बड़ा था उसको क्या कर देगा, छोटा कर देगा, मतलब कि ये फटाफट यहां पहुंच जाएगा। क्या करेगा, ये यहां से ऐसे फटाफट यहां से यहां पहुंच जाएगा। समझ में आई बात? यानी क्या हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर दी, कम कर दी। कैटालिस्ट ने क्या कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी, किसकी, रिएक्टेंट की। समझना, रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, खुद की, एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि खुद की। वो जो बैठा रहा था, बैठे बैठे वो ऐसे बैठा था, उसको क्या कर दिया, उसने कम कर दिया, भगाने के लिए उसको मजबूर कर दिया, मतलब कि यहाँ पे जो एक्टिवेशन एनर्जी थी वो क्या कर दिया, बैरियर जो था वो क्या कर दिया, कम कर दिया, मतलब ये अब यहाँ से फटाफट होने लगेगा। समझ में आई बात? इसीलिए कैटालिस्ट ऐड करते ही रेट बढ़ने लगता है। ये कंसेप्ट बच्चों याद रखना, मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये डिटेल में पढ़ाने ही वाला हूं, क्योंकि हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके अंदर हमें एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ही इंफॉर्मेशन देनी है खास, बराबर, तो टेंशन मत लीजिए। बट ये चीज समझना कि मैं कैसे आपको कह रहा हूं कि भाई कोई भी रिएक्टेंट को बी यानी कि प्रोडक्ट की ओर आने के लिए कुछ एक बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, एनर्जी के बैरियर को। वो एनर्जी का बैरियर जो होता है उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। हम उसको ई से दिखाएंगे, ई ए। अब फिर आप याद रख लीजिए, किससे दिखाएंगे हम उसको, ई से दिखाएंगे, क्या कहेंगे उसको, एक्टिवेशन एनर्जी, बराबर। चलिए अब दूसरी एक बात कि जैसे ही हम एक्टिवेशन एनर्जी, इसको ये बैरियर को जैसे ही हम क्रॉस कर लेते हैं और क्रॉस करने के बाद बी की ओर पहुंच जाते हैं तो हमें हमारी प्रोडक्ट मिल जाती है। मतलब क्या हुआ कि भाई कैटालिस्ट ने क्या काम किया, प्रोसेस को स्पीड दी, इनडायरेक्टली प्रोसेस को स्पीड दी ऐसा हम कहते हैं, बट हमारी प्रोडक्ट लाने के लिए टाइम कम कर दिया। क्यों कम कर दिया, क्योंकि ये बैरियर जो यहां से यहां इतना बड़ा टाइम लगा रहा था वो छोटा सा टाइम लग जाएगा, सही है ना। इसीलिए ये कैटालिस्ट डालते ही रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। ओके, चलिए नेक्स्ट और आखिरी वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर के बारे में तो हम उसी टॉपिक में डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, टेम्परेचर, उसके बाद न्यूमेरिकल की ओर जाएंगे, थियरी का। टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। हमने यहीं पे देख लिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो हमारी दाल फ्राई बनना चालू होगा। मतलब क्या कि टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगेगा, सही है ना। टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगेगा, बराबर। अब ये चीज समझाने वाला एक साइंटिस्ट था, वो नाम था आर्हेनियस। आप लोग 10th में इसका नाम सुने हो, आर्हेनियस। हमें आखिरी टॉपिक में आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। फिलहाल सिर्फ अभी मैं आपको ये इक्वेशन लिखवा देता हूं, जब तक वो टॉपिक आता है, मतलब कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर तक, कल परसों जब भी वो पढ़ाऊंगा आपको, तब तक आपको ये इक्वेशन सिर्फ देख लेना है। 2 3 4 5 बार देखोगे तो आपको दिमाग से वो निकल जाएगा कि इक्वेशन ऐसा क्यों है, बराबर। तो आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में आपको खास जानकारी लेनी है, क्योंकि आर्हेनियस इक्वेशन जो है वो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बच्चों, समझना अच्छी तरीके से। वो जो है वो e के पावर में हमें कुछ दिखाता है, लाइक कांस्टेंट आप कह सकते हो, k e -ea/rt, क्लियर। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है भाई, ये चीज देखो, ये पूरी चीज क्या है, एक पूरी चीज हमारे एक्सपोनेंट के अंदर है, बराबर। इस ये रेट के इक्वल, मतलब आर के जो है वो तो क्या है हमारा कांस्टेंट, और उस वक्त उस के को हम आर्हेनियस कांस्टेंट कहते हैं, आर्हेनियस कांस्टेंट, क्लियर। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट भी कहते हैं उसको, क्लियर। ई वो तो एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई ए को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। आर हमारा गैस कांस्टेंट है और टी हमारा टेम्परेचर, क्लियर। ये सिर्फ एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, उस वक्त तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी याद रख लो कि टेम्परेचर बढ़ते ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगता है। और वो चीज सिखाने के लिए आर्हेनियस ने अपना ये इक्वेशन दिया, k e -e/rt। ओके, तो इस इक्वेशन के थ्रू हम लिख पाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है वैसे ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगता है। समझ में आई बात? तो बच्चों ध्यान रखना खास, ये 5 फैक्टर है, बहुत छोटे से, कहीं पे बुक के अंदर छुपा के दिए हुए, छुपा के मतलब दिए ही हुए, लेकिन आप लोग करते नहीं हो। सो ये 5 चीजों को अच्छी तरीके से याद रखना। अगले लेक्चर के अंदर हमें एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ पढ़ने हैं, ठीक है।
मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन थैंक्स अ लॉट।